नमस्कार दोस्तों। तो हम एक जो हमारा पार्ट है उसमें 2-3 पार्ट थे गति वगैरह, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बिल्कुल नए टॉपिक पर बातचीत कर रहे होंगे, वेव, तरंग के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। और तरंग के जस्ट बाद मैं पकड़वाऊंगा प्रकाश का चैप्टर। दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत रिलेट होते चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेरी आप लोगों से ये है गुजारिश है कि आप लोग तरंग और प्रकाश दोनों चैप्टर को मिक्स मत करना, ठीक है। तो चलिए मैं प्रकाश तरंग का चैप्टर जो है स्टार्ट करता हूँ। वेव, तरंग। तो तरंग क्या होती है उसकी मैं पहले परिभाषा लिखता हूँ, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो तरंग की परिभाषा होगी वह विक्षोभ जो अपने साथ ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करता है, लेकिन कण का चलिए मैं ये लिख देता हूं, कण अपनी जगह स्थिर रहता है। कण अपनी जगह स्थिर रहता है। ये परिभाषा है तरंग की। वेव क्या चीज है, इसमें जो आप लोगों को चीज याद रखनी है वो ये ऊर्जा और संवेग। तरंग जो होगी वो अपने साथ ऊर्जा और संवेग को स्थानांतरित करती है। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, यहाँ ऊर्जा की दे देगा और यहाँ वेग दे देगा, या कहीं और दे देगा ऊर्जा का करता है, वेग का करता है, ऊर्जा का करता है, संवेग का करता है, ऊर्जा का करता है, गतिज ऊर्जा, इस प्रकार अलग अलग चीजें। तो अपने साथ ऊर्जा को क्या करेगा वो तरंग, अपने साथ ऊर्जा और संवेग दोनों का स्थानांतरण करती है। और उसके साथ साथ जो कण होता है वो कण अपनी जगह स्थिर रहता है। इसका मतलब तरंग के अंदर जो कण होगा वो कण अपनी पोजीशन पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। अब देखो ये कैसे, मैं सिंपल सा एग्जांपल बना लेता हूं। मान लेते हैं ये रस्सी है, जो रस्सी है इस रस्सी को एक सिरे से बांध दिया गया है, इस सिरे पर फिक्स कर दिया गया, और दूसरे सिरे से इसको गति करवा लें ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे यहां से एक बार ऊपर गति कराएंगे, एक बार नीचे गति कराएंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे गति, तो क्या होगा, इस प्रकार की वेव बन जाएगी उसमें। इस प्रकार नॉर्मल देखते हैं हम लोग ये चीज़। तो भाई इसके लिए शर्त ये होगी कि रस्सी भारी नहीं होनी चाहिए, हल्की पतली रस्सी होनी चाहिए, तभी हमें स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे हम लोग कपड़े सुखाने के लिए जो रस्सी बांधते हैं ना, वो इसके लिए अनुकूल है, उसमें देखी जा सकती है ये चीज़ें। और देखो, और अगर अच्छे से देखना है तो एक साइड का जो सिरा होगा इसका ओपन रखना, दूसरे साइड का फिक्स कर देना। अगर दोनों साइड के फिक्स करके हम देखेंगे तो वेव दोनों मिक्स हो जाएंगी, तो थोड़ा सा हमें अच्छे से स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब देखो यहाँ पर ये जो बिंदु है, चलो दूसरी साइड से देखते हैं, मैं इस साइड से समझाता हूँ। ये जो सिरा है दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक, ये जो सिरा है इसको हम गति करवाते हैं ऐसे ऊपर नीचे। तो ये जब सिरा ऊपर नीचे गति करेगा तो इस प्रकार का जो वेव पार्ट बनेगा, ये तो मैंने केवल एक बनाया चक्कर, इस प्रकार के बहुत सारे चक्कर पूरी रस्सी में हमारे पास क्या हो जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो ये जो चक्कर बनेगा ऊपर नीचे, भाई अगर कोई व्यक्ति एक साइड से रस्सी को हिला रहा होता है, दूसरी साइड से पकड़ रहे होते हैं, तो हमें बल लगाना पड़ता है ना, ऊर्जा हमें लगानी पड़ती है। तो वो हमें क्यों लगानी पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति दूसरी साइड से जो कार्य कर रहा है वो हमारे तक ऊर्जा की फॉर्म में पहुंच रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार जब वेव बनेगी तो इस वेव में ऊर्जा का और संवेग दोनों का स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा और संवेग दोनों का स्थानांतरण। अब ये है ना, जो कण का
अपनी जगह स्थिर रहता है। तो यहाँ से जो हमने रस्सी का जो पॉइंट पकड़ रखा है वो पॉइंट अपनी पोजीशन पर सेम रहता है। ये नहीं कि ये कण चल के यहाँ आ जाता है। तो कण अपनी जगह पर स्थिर रहता है, लेकिन ऊर्जा और संवेग दोनों का स्थानांतरण हो जाता है। इस प्रकार का जो पार्ट होगा, ये जो विक्षोभ होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। ये हमारे पास तरंग की परिभाषा है। तरंग के लिए गति करने के लिए माध्यम की हमें आवश्यकता हो भी सकती है और माध्यम की आवश्यकता नहीं भी होती है। जब हम प्रकार पढ़ेंगे ना, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, तो वहाँ मैं इन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कि कौन सी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कौन सी के लिए। लेकिन माध्यम कुछ पार्ट जो होंगे उनके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होगी। अनुदैर्ध्य जो तरंगे होंगी उनके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होगी। अगर माध्यम की आवश्यकता है तो माध्यम के लिए क्या क्या गुण चाहिए? तो मैं 3 नाम लिख रहा हूँ। प्रत्यास्थता, दूसरा जड़त्व। ठीक है, प्रत्यास्थता और जड़त्व, ये जो गुण होंगे इन पर नाम से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा गुण चाहिए, कौन सा गुण नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीजें हमें होती है। तो हमें क्या करना है कि इस प्रकार की चीज अगर पूछ ली जाती है तो केवल नाम वगैरह इस प्रकार का पार्ट हमें यूज किया जा सकता है। ठीक, चलिए, तो यहां तक केवल परिभाषा बताई है, तरंग क्या है। अब मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने पीछे के पेपर देखे हैं, पीछे के एग्जाम के जो आए हुए हैं, वो जो भी एग्जाम हुए, एसएससी की बात कर रहा हूं, सीडीएस की बात कर ली जाए या आरआरबी की बात कर ली जाए, और जो नीचे के लेवल के एग्जाम रह जाते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो आप लोग। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बोल रहा हूं 90% तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो केवल 2 ही चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। किन किन से? एक तो ये जो तरंग का चैप्टर जो मैं बढ़ा रहा हूं उसमें से, दूसरा प्रकाश का। यही 2 चैप्टर ऐसे हैं जो एग्जाम के फेवरेट हैं, और मैं इन दोनों चैप्टर को आप लोगों को इतने डिटेल से करवाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाए। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। दोनों अच्छे चैप्टर हैं, थोड़ा सा लॉजिक हमें डेवलप करना होगा इन चीजों के लिए। तो और तीसरा चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, तरंग और प्रकाश, ये 3 चैप्टर आप लोग तैयार कर लो। मैं बोल रहा हूँ 99% जो क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएंगे। अब बाकी जो चैप्टर बचे हैं ना, उनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन अगर उनसे पूछे जाते हैं तो ऐसे पूछे जाते हैं थ्योरेटिकली, आप लोग उनको डायरेक्ट टिक कर सकते हो। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये जो भी चीजें होंगी उनको पूरी डिटेल से हमें करना है। ठीक है, अब देखो मैं इस चैप्टर को, या ये जो चीजें हैं ना, मैंने प्रत्यास्थता वगैरह बताई हैं या जड़त्व बताई, ये मैं सारी चीजें वापस जब जैसे जैसे हम प्रकार वगैरह पढ़ेंगे, जहां माध्यम आएगा जहां नहीं आएगा, मैं वहां इन चीजों को रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहां तक आज की क्लास में मैं आप लोगों को केवल परिभाषा बता रहा हूं कि तरंग क्या होती है, इसकी परिभाषा से रिलेटेड ही मैंने देखे हैं 4-5 क्वेश्चन ने एग्जाम पूछ रखे हैं। तो आप लोगों को परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं 2 या 3 एडिशनल पॉइंट यहां आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जो तरंग से तो रिलेटेड हैं ही हैं, लेकिन हर चैप्टर में हमारे साथ काम आएंगे। तो आप लोग अगर परिभाषा लिख रहे हैं तो आप लोग केवल इतनी परिभाषा लिख के, और जो एडिशनल पॉइंट मैं ऐड करवा रहा हूं वो आप लोग या तो कहीं ऊपर या दूसरी साइड में लिख लें, ताकि चैप्टर जब आप नेक्स्ट क्लास में जहां भी मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा तो यहीं से डायरेक्ट आप लोगों के जो पॉइंट मैंने नीचे लिखा था वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं किन पॉइंट के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। हर चैप्टर में काम आएंगे जो पॉइंट मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगा। देखो, सिंपल सा पॉइंट है सापेक्षिक वेग। ठीक है, और अगर ये आप लोगों को पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप मान के चलो केवल और केवल ये पॉइंट आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में करवा के देता है। कैसे? पाइप और टंकी का जो कॉन्सेप्ट है, नाव धारा, पाइप, टंकी, नाव धारा, वो जो मैथ के 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आप लोगों की बात कर ली जाए, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस के जो पूरे के पूरे क्वेश्चन है इसी पे बेस होते हैं। जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता उनको वो चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। मैं यहाँ आप लोगों को करवा रहा हूँ और हेल्प करेगा वो आपकी मैथ में। तो टाइम एंड डिस्टेंस नॉर्मल मान के चलते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन उनसे रिलेटेड फिजिक्स में आ जाएगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में दे रहा है। सिंपल सा टॉपिक हमारे पास है। तो मैं ये एडिशनल पॉइंट है, हर चैप्टर में हमारे साथ काम आएगा।
तरंग में भी क्वेश्चन बनेंगे इससे रिलेटेड, प्रकाश में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, और मैथ में तो बनेंगे ही बनेंगे भाई। रेलगाड़ी वाला जो पार्ट है उसमें पूछा जाएगा, और दूसरा रेलगाड़ी के लिए नाव धारा और पाइप और टंकी, तीन के तीन टॉपिक है, केवल इसी पे बेस्ड होते हैं वो। ये आपको क्लियर है? तो सिंपल चीजें हैं, आप लोगों को केवल ये फॉर्मूला पता है ना, वो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो सिर्फ एक फॉर्मूले से इस कॉन्सेप्ट के साथ पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हो आप लोग। चलो देखें कैसे। सापेक्षिक वेग, अब इस चीज को समझना है कहाँ ये अप्लाई होगा कहाँ नहीं। पहली बात, ये अप्लाई वहां होगा जहां दो वस्तुएं एक साथ गति कर रही होती हैं। रिपीट कर रहा हूं वापस, दो वस्तुएं अगर एक साथ गति कर रही होंगी तब ये कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होगा। अब देखो कैसे, सिंपल सी बात, बिल्कुल रिलैक्स होकर इस चीज को समझे। पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी क्या करती होती है? लगातार गति कर रही होती है। तो पृथ्वी की लगातार गति के कारण क्या होगा? अब एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन उसकी अलग होती है, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता ना कि एक दिन हम अपनी पोजीशन कुछ अलग दर्शा रहे होते हैं, दूसरी जगह कहीं और। मान ले एग्जाम्पल ये मान ले कि एक दिन कोचिंग आ रहे हैं हम लोग, यहाँ आ रहे हैं, दूसरे दिन अगर पृथ्वी घूम रही है तो दूसरी जगह कोचिंग चली जाए, ऐसा नहीं होता। ये किसके कारण होता है? इस सापेक्षिक वेग के सिद्धांत के कारण होता है। देखो कैसे, पृथ्वी जितना घूम रही है, पृथ्वी अपने साथ हमको भी उतना ही गति करवा रही होती है। तो जितना पृथ्वी गति कर रही होती है उतने की उतनी गति हम लोग पृथ्वी के साथ कर रहे होते हैं। तो वो जो परिवर्तन पृथ्वी के कारण आ रहा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ये चीज हमें अप्लाई करनी होगी इसमें। लेकिन नॉर्मल हमारी जो गति होती है, जैसे नाव चल रही होती है, दो रेलगाड़ियां गति कर रही होती हैं, तो उसमें तो हमें उनका वेग अलग अलग होता है। एक रेलगाड़ी की चाल कुछ अलग होती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कुछ अलग होती है। तो उन दोनों की चाल में परिवर्तन के कारण हमें वो परिवर्तन रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पृथ्वी के साथ उतनी गति हम कर रहे होते हैं तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये जो सापेक्षिक वेग का सिद्धांत है ये केवल और केवल वहां अप्लाई होगा जब दो वस्तुएं गति कर रही होती हैं और दोनों वस्तुएं आपस में अलग अलग वेग से गति कर रही होती हैं। अब देखो, मैं ये मान लेता हूं ये कोई वस्तु है ए और इसका जो वेग है वो v1 है, ठीक है। सेम टू सेम चीज में बना लेता हूं दूसरी साइड। ये कोई दूसरी वस्तु है b और इसका वेग है v2, ठीक है, v1 और v2। अब मैं इन दोनों की डायरेक्शन दर्शा लेता हूं, वो ये कि ये पहली वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही है और ये दूसरी वस्तु भी आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब दोनों एक ही दिशा में गति कर रही हैं, दोनों की डायरेक्शन मैंने इसलिए ली है। एक केस और बनेगा इसमें, पहला केस मैं समझा रहा हूं यहाँ, दूसरा केस क्या बनेगा, ये इस दिशा में जा रही होगी, ये इसके सामने से आ रही हो, विपरीत दिशा में आ रही है, वो चीजें। अब देखो, अगर मैं कोई व्यक्ति यहां से मान लो खड़ा होकर देख रहा है इस पूरे सिस्टम को, तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा कि ये इस वस्तु को भी देखे, इस वस्तु को भी देखे और इन दोनों में होने वाले चेंजेस को लगातार एक साथ देखे। अगर कोई एक वस्तु गति कर रही होती है तो वो इस चीज को आराम से अनुभव कर सकता है। अगर इसमें परिवर्तन होता तो वो आराम से अनुभव कर रहा था, लेकिन दोनों में परिवर्तन एक साथ हो रहे होंगे तो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इस चीज को अनुभव कर पाना। दूसरी चीज ये भी देखें कि अगर ये व्यक्ति इसके अंदर होता या इसके अंदर होता, तब आप समझते हो इस चीज को किस प्रकार परिवर्तन होगा। भाई इसके अंदर होगा तो इस व्यक्ति का वेग भी इस वस्तु के बराबर हो जाएगा और इसका बीच में होगा तो इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन जो हमसे रिलेट हमें करना होगा वो पूछेगा ए के सापेक्ष ज्ञात करो, या बाद में हमसे पूछेगा बी के सापेक्ष ज्ञात करो, दोनों में से किसी एक के सापेक्ष। अब आपको केवल और केवल एक पॉइंट यहां से नोट करना है। आप ये देख लो कि जिसके सापेक्ष हमसे पूछ रहा है, यहां किसके सापेक्ष पूछा है, ए के सापेक्ष, उस जिसके सापेक्ष हमसे पूछ रहा होगा उस वस्तु का वेग जीरो कर लो। अब ए के सापेक्ष पूछा है तो इस वस्तु का हमें वेग जीरो कर लेना है, ए का। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर ले। अब मान लेते हैं मैं ये जो बोर्ड है पूरा, इस पूरे बोर्ड को मान लेता हूं कि एक सिस्टम है। जैसे सुबह दौड़ने वाली मशीन होती है, बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं तो उस मशीन पर करते हैं, तो जितनी मशीन उसको पीछे की तरफ धक्का देती है उतना व्यक्ति आगे की तरफ दौड़ता है, तो उससे क्या होता है, वो व्यक्ति तो अपनी पोजीशन पर जगह स्थिर रहता है लेकिन वो भाग तो रहा है ना। तो उसी प्रकार हम कर लेंगे कि इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे बोर्ड को हम जितना ये व्यक्ति ए जिसके सापेक्ष पूछे ना उसी के सापेक्ष हमें करना है। जितना ये ए
आगे की तरफ जा रहा है उतना का उतना वेग पूरे सिस्टम को हम पीछे की तरफ गति करवा दें। जैसे मान लें हम भागना स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ, और अगर पृथ्वी उतना ही वेग पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे, तब हम जितना आगे जाएंगे पृथ्वी पीछे जाएगी, तो हमारी स्थिति क्या रह जाएगी, हम जितना आगे जा रहे हैं पृथ्वी पीछे इतनी, तो हमारी जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी एक जगह। जैसे मशीन वाला एग्जांपल अच्छा है, पृथ्वी वाला इतना आसान इससे नहीं समझ में आएगा। मशीन पर व्यक्ति भागता है तो भागता तो वो आगे है, लेकिन जगह तो उसी पर रहता है ना वो। तो इसका वेग हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को इतना ही वेग पीछे की तरफ दे देंगे v1। तो इस वस्तु का वेग v1 आगे और v1 ही पीछे है, मतलब ये v1 आगे जा रही है और v1 ही पीछे आ रही है, मतलब टोटल उसका कितना हो गया, 0 हो गया। और यही मैंने बोला था कि जिसके सापेक्ष हमें ज्ञात करना होगा उसका वेग हमें 0 बना लेना है। अब ये जो दूसरी वस्तु गति कर रही होगी ये भी तो इसी सिस्टम में गति कर रही होगी। अगर इसके लिए हमने ये माना है कि ये सिस्टम पीछे की तरफ v1 से जा रहा है, तो ये सिस्टम भी कितने से जाएगा, पीछे की तरफ है v1 से जाएगा। अब ये आगे की तरफ कितना जा रहा है v2, और पीछे की तरफ कितना आ रहा है v1। तो इसका टोटल जो वेग आएगा इस b के लिए, b का जो मान आएगा वो आ जाएगा, आप लोग अंतर में आ जाएगा v1 माइनस v2। ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, इसकी सापेक्षिक गति आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, v1 माइनस v2 आ जाएगी। अगर हमें उल्टा पूछा होता, b के सापेक्ष ज्ञात कर रहे होते तो हम क्या करते, इसको 0 बनाते और इसको सेम उसी प्रकार 0 बनाते, इसको हम पीछे की तरफ v2 से गति करवा लेते, तो तब भी ये कितने से जाता, v2। तो जो रिलेटिव स्पीड आती वो किसकी आती, a के लिए, और a के लिए जो रिलेटिव स्पीड आती वो भी अंतर के बराबर आती। तो अब आपको नॉर्मल पॉइंट में याद रख लेना है, अगर दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही होती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, सापेक्षिक जो गति आएगी या सापेक्षिक जो वेग आएगा वो दोनों के अंतर के बराबर आएगा। अंतर बोल रहा हूँ इसका मतलब यह मान को हमें लेना है, और वेग वैसे भी हम डायरेक्शन के साथ ले रहे होंगे, तो आप लोगों को वो चीज़ पहले ही हम बता चुके हैं कि कैसे करना है, कैसे डायरेक्शन लेनी है, कैसे नहीं लेनी है। तो ये हमारा पहला केस था जब दोनों वस्तुएं समान दिशा में गति कर रही होंगी। ठीक, एक केस इसका और होता है जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही होती है, वो ले लेते हैं हम लोग। कैसे, ये वस्तु आगे की तरफ जा रही है v1 से, और ये वस्तु जो मैंने पहले v2 से आगे मानी थी उसको मैं मान लेता हूँ v2 से पीछे की तरफ आ रही होगी। और क्वेश्चन मेरा वही है सेम वापस कि a के सापेक्ष वेग ज्ञात करो कितना होगा। तो अब देखें a के सापेक्ष, तो a का हमें वेग कितना बनाना है, 0। हम वही काम करेंगे, अगर ये v1 से आगे जा रही है तो सिस्टम को कितने से वेग पीछे धक्का दे देंगे, v1 से दे देंगे। यहां देखें b में क्या होगा, ये v2 पहले पीछे क्या था, कहां था, पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन मानी है इस बार। अब इस सिस्टम को जब हमने v1 पीछे की तरफ दिया तो ये v1 भी क्या आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। अब ये जो दोनों वेग है v1 और v2, ये दोनों किस डायरेक्शन में आ गए, पीछे की दिशा में आ गए, यानी दोनों एक ही दिशा में आ गए। वेग जब दोनों एक ही दिशा में होगा तब वेग जुड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, v1 प्लस में v2 आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको अपने हाथ से करने की कोशिश करना वापस, और खुद आप लोग करने की कोशिश करना कि दोनों केस को पहले जब हम दोनों वस्तुएं एक ही डायरेक्शन में लेके चलेंगे, दूसरी चीज़ हम दोनों वस्तुएं विपरीत डायरेक्शन में लेके जाएं। अगर आप जब खुद करोगे इस चीज़ को सोचने की कोशिश करना, जैसे रेलगाड़ी होती है, 2 रेलगाड़ियाँ होती हैं, और अगर मान लेते हैं आप लोगों ने कभी अनुभव किया है तो अपने मान लेते हैं हम एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, अपने साथ दूसरी रेलगाड़ी खड़ी होती है। जब दूसरी वाली चलती है तो हमें एहसास क्या होता है कि हमने गति करना स्टार्ट कर दिया, हमारे वाली चलती है तब क्या लगता है, वो वाली। तो ये परिवर्तन जो होते हैं इसी सापेक्षिक सिद्धांत के कारण होते हैं। होते कैसे हैं वो मैं यही बता दूं कि व्यक्ति जो है वो हमेशा अपने अंदर परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे जैसा मैं हूं, अगर कोई व्यक्ति आप में से चाहे कि मुझे परिवर्तन करना है तो मैं उस परिवर्तन का विरोध कर रहा हूं। मतलब हम न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का, हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन ना हो, हमारे अकॉर्डिंग दूसरे सामने वाला व्यक्ति चेंज हो जाए। यही चीज़ आपके साथ होगी। मैं जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे मैं करवाने की कोशिश, आप लोगों ने आज तक जिस तरीके से करने की कोशिश की है, आप लोग यही चाहते हो मैं उसी मेथड से करवा दूँ, लेकिन हर व्यक्ति अपने तरीके से करवाता है। तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है, हर व्यक्ति का नेचर यही होता है कि अपने अंदर परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो जब रेलगाड़ी दूसरी वाली चलेगी तो हम क्या सोचेंगे, हम अपने अंदर परिवर्तन, हम पीछे की तरफ जा रहे होते हैं,
भाई हम अगर किसी रेलगाड़ी में बैठे हैं और रेलगाड़ी दूसरी आगे की तरफ निकल रही होती है तो हम तो पीछे की तरफ निकल होंगे ना, पीछे के, तो हम अपने अंदर परिवर्तन का विरोध करेंगे। और हम अपने अंदर परिवर्तन का विरोध कैसे करके दिखाएंगे कि हम अपनी गति में, तो ये जो चेंज होते हैं वो नॉर्मल देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। वेव का पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है तरंग का, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इसमें जो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम के हम लोग, तो आप लोग यूज़ कीजिए। तो मैं अब कोशिश करूँगा आप लोगों को इस चीज़ के लिए ध्यान रखने के लिए। भैया आप अंग्रेज़ तो हो नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल भी हिंदी समझ में नहीं आती। इस बैच में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हो गए हैं। तो मैं जो टर्म होगी हर टर्म को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने यहाँ वेव लिख दिया, जो भी और टर्म आएगी उसको भी मैं इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूँगा। तो एडजस्ट करने की कोशिश करो हिंदी और इंग्लिश में। बाकी फिजिक्स के जितने वर्ड हैं कोशिश कर लो आप लोग इंग्लिश में याद रख जाएँ तो अच्छी चीज़ होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोला जाए। बाकी इंग्लिश टू इंग्लिश तो मैं भी नहीं बोलूँगा, और जो बच्चे हैं इसमें ज़्यादातर हिंदी मीडियम के हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वर्ड जो होगा मैं इंग्लिश के लिए बोल दूँगा। बाकी आप लोगों को मैं पहले बता चुका कि वेव और ऑप्टिक्स दोनों पार्ट होंगे। दोनों पार्ट लगभग ये मान के चलो कि वेव का जो पार्ट होगा उसमें हमारी यही 5 से 6 क्लासें होंगी। ऑप्टिक्स का जो पार्ट, प्रकाश का जो पार्ट होगा उसमें कम से कम 10-12 क्लासें होंगी। वो थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं, और इसके जस्ट बाद हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण। ये तीनों पार्ट आप लोग अच्छे से कंप्लीट करो, ज़्यादा 90% क्वेश्चन आप लोगों के इन्हीं में से हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप लोग अच्छे से पीछे का पूरा पार्ट तैयार रखिए। पीछे में कोई भी पार्ट में दिक्कत है तो आप लोग हम तक पहुँचाइए। चलिए, थैंक यू।